अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात के बाद उस पर बहसो मुबाहिसा जारी है। एक प्रेसर सामने आया, पीटीआई रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक तजाद देखने को मिला, लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने शिकायतों के अंबार सामने रख दिए, लेकिन किसी किस्म का उनको उस पर जवाब नहीं मिला। ज़राए से खबरें, चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मशवरा दिया कि आप सिस्टम के अंदर रहकर अपनी जदोजहद जो है जारी रखें, जिसकी तस्दीक आज पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, बात आपको चीफ जस्टिस साहब ने मशवरा दिया है कि आप सिस्टम के अंदर ही रह के चलें और बाइकाट ना करें। आपकी बात दुरुस्त है। चीफ जस्टिस साहब ने कल हमारी मुलाकात हुई थी और चीफ जस्टिस साहब के सामने आल्दो हुकूमत के खिलाफ तो हमारी चार्जशीट बड़ी लंबी है, लेकिन अदलिया से भी हम कोई ज़्यादा खुश नहीं है। तो अदालती रवैये से रिलेटेड हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से हमें आइसोलेट किया जा रहा है। तो हमने अपने सारे शिकवे शिकायत चीफ जस्टिस के सामने रखे हैं। ये आपने बैरिस्टर गौहर को सुना। ये पहला मौका नहीं है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिस्टम के अंदर रहकर जदोजहद करने की तलकीन की गई हो, एडवाइस की गई हो। इससे पहले भी माजी में हम देख चुके हैं, 26वीं आईनी तरमीम हो, जुडिशल कमीशन हो, मुज़ाकरात हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही इसी नोयत की रविश रही है। बल्कि थोड़ा और माजी में जाएँ, पार्लियामेंट से बाहर आना, अपनी ही खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत को तहलील करना वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि एजिटेशन की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है। और जो उसको कहा गया कि तर्क करे अपना ये रवैया, उसको ज़रा उससे थोड़ा दूर ही रही, क्योंकि एक पॉपुलर सेंटीमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत। इसी वजह से लगता है कि उसका वोटर सपोर्ट उसको पसंद करता है, इसी वजह से वो मकबूल है। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस रविश पर खासी तनकीद की है। वो क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। यारी लावन ते तोड़ बावन साकू पीर फरीद दस्या है। एक जो सियासतदान आया था, कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयाँ की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, इसका खात्मा नहीं होगा। एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भोला जाए तो अरबों रुपए का मईशत को नुकसान पहुँचता है। जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। ये आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सुना, ये डेरा गाजी खान में जलसे आम से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद की, वहीं एक बड़ा बामायनी जो है वो शेर भी पढ़ा है। ये ख्वाजा गुलाम फरीद का ये शेर है, लेकिन जो शेर है प्राइम मिनिस्टर उसको ठीक से नहीं पढ़ पाए। असल में शेर है क्या, क्योंकि बड़ा बामायनी ये शेर है, ये आप सुन लीजिए असल में शेर है क्या। ये आपने मुलाहिजा किया, जनाब एक लोक मसीकार है मंसूर मुलंगी साहब, उन्होंने ये शेर जो है ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम पढ़ा। बड़ा बामायनी ये शेर है। पाकिस्तानी पॉलिटिकल जो सियासत है, सियासी मंजरनामा है, उसमें बड़ा फिट बैठता है। पाकिस्तानी सियासत में यारी बहुत ज़रूरी है, कम से कम आवाम के साथ हो ना हो, कहीं और यारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर यारी नहीं रहती तो देखा है माजी में पॉलिटिकल पार्टीज ने खासा सफ़र भी किया, उनको मुश्किलात को भी देखने को मिली हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करने के साथ साथ जो अलायंस बन रहा है, सियासी अलायंस, उस पर भी बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के खिताब को भी मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। JUI फे से ताल्लुक़ है। कौसर काज़मी साहब तर्जमान हैं पंजाब हुकूमत के। अज़हर सदीक साहब वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमानों का। अज़हर साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। सिस्टम में रहना है, ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान। आपको टाइम तो गुजर गया, क्योंकि बड़ा अहम मौका था आपके पास, बहुत सी जगहों पर आपने उसको अवेल नहीं किया, लेकिन तलकीन यही की गई है कि सिस्टम में रह के अपनी जदोजहद करें। बहुत शुक्रिया। पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वोकला की बहुत बड़ी कामयाबी है। लाहौर हाई कोर्ट बार की तीनों बड़ी सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट जीत गए, और ये हुकूमत वक्त की, अलायंस की इतनी बड़ी शिकस्त है कि पूरा जोर लगा लिया, एस्टेब्लिशमेंट बैठ गई, जमातें बैठ गई, पैसा दे दिया, बहुत कुछ करके देख लिया, और ये रब्बे पाक का बड़ा शुक्र है। और ये भी इस बात की भी जीत है कि 26वीं आईनी तरमीम और जो ज्यादती हो रही है, जो कैदी नंबर 804 के नारे आज गूंजते रहे हैं। आज लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शंस के अंदर फिजाएं मुअत्तर रही हैं इस हवाले से कि नहीं ज्यादती हो रही है। भाई अगली बात की तरफ देखें, सिस्टम में तो रह के देखिए, बड़ी सिस्टम में तो हम कब सिस्टम से बाहर निकले हैं। वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करने का इख्तियार है, या तो आइन में ना लिखा होता। हमने वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करके इस डकोसली जमहूरियत को बेनकाब किया कि ये बेचारे क्या करेंगे, जो बेचारे अर्दली हैं, जो बेचारे मुलाजम हैं, जो बेचारे शेर भी सही नहीं पढ़ सकते, उनको ये शेर की समझ ही नहीं है कि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद ने क्या कहा है।
ये तसव्वुफ की दुनिया में ये इनको क्या समझना है? ये तो आज भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, इंडिया को शिकस्त देंगे, आज भी कह रहे हैं। और वो कह रहा है, वो आदमी कह रहे हैं, वो पार्टी कह रही है जो रोग आदमी के नारे लगाया करती थी इंडिया के अंदर, जो गुलभूषण यादव के लिए क्या कुछ कर दिया, जो सिरिल अलमीडा के साथ बैठकर डॉन लीग्स पे क्या किया, और ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। हम तो बात सिर्फ इतनी सी कर रहे हैं, सिस्टम में हम बिल्कुल हैं, लेकिन हमने बेनकाब कर दिया। यानी चीफ जस्टिस साहब को, अब मैं नहीं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता जो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, उन्होंने मौजूदा निजाम के मुताबिक जो अल्फाज किए हैं चीफ जस्टिस के बारे में, और क्या एक बेबस आदमी है ना, क्या कर लिया उसने? आप अंदाजा लगाएं कि ये जमानतें सिर्फ लगानी थी 9 मई के हवाले से, वो जमानतें फिक्स नहीं करवा सके। पोजीशन ये है, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया है, दो ये जो शिकायतों का बार उनके सामने रखा, उसका फायदा क्या होगा? आपका जो डेलीगेशन गया, जो पूरी शिकायतें, पूरा मामला उनके सामने रखा, तो उसका फायदा क्या होगा? देखिए, चेहरा दिखाया ना उनको बताया ना कि शायद वो देखते नहीं है, अखबार नहीं पढ़ते, या उन्हें पता नहीं है क्या हो रहा है, किस तरह का निजाम तबाही और बर्बादी कर जा रहा है। कोई डाउट रह गया? 3.5 सालों के अंदर 144 का नफाज, नजरबंदी के ऑर्डर, लोगों को घर से उठाना, माँ बहन की इज्जत पामाल कर देना, ये सारा कुछ तो रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर इलेक्शन का सिंबल लेना, और सबसे बड़ी बात है उस सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है जो अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकी। मुझे बताएं, 90 दिन में इलेक्शन पे अमल दरामद नहीं कर सकी थी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया उस पर अमल दरामद नहीं हो सके। हम उस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं जो साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के फैसले मौजूद है। हम उस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं जो बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, फैसलों के हवाले से बात आई है। तो वो अब हमने तो हर चीज सामने रख दी है, और उन्हें कहा है कि आप आइन और कानून की बालादस्ती कायम करें। वो अब ना कर सके तो अलग बात है, लेकिन तारीख लिखी जा रही है, तारीख का ये हिस्सा है। हाँ, ठीक हो गया आपका पॉइंट आगे। चल कौसर साहब, एक तो आर्मी चीफ को खतूत लिखे, 3 खतूत लिखे, उसका भी कोई जवाब नहीं आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये कहा गया खतूत मिले तो प्राइम मिनिस्टर को भेज देंगे। अब चीफ जस्टिस कह रहे हैं सिस्टम में रहे, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसेज यही मिल रहा है कि सिस्टम में रह के अपनी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उसको जारी रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आदिद मुतद्दिद खतूत का जवाब नहीं आया, झूठी लाशें लानी पड़ी, वो लाशों का बयानिया नाकाम हुआ, झूठी गोलियां चलने का बयानिया, पुरतशद्दुद एहतजाज का बयानिया, और हर बोतान, हर इल्जाम नाकाम, इवन कप्तान नाकाम। तो उसके बाद क्या होना था? जब आर्मी चीफ के खतूत का जवाब नहीं आया तो चीफ जस्टिस का रुख किया, और उन्होंने उनको बिल्कुल कि आप एक जो प्रोसेस है उसके तहत आए और अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। लेकिन ये बात इनकी समझ में आए नहीं, ये उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। भाई वो बाहर का इलेक्शन था, हम जीत गए। भाई जब एहतजाज होता है 26वीं तरमीम के हवाले से तो 2.5 वकील आपके पूरे नहीं होते, तो आप कहते हैं जनाब लाहौर में आज भंगड़े हो गए, कैदी नंबर 804 के नारे लग गए। लेकिन अमलन जब एहतजाज होता है उसमें ना कोई वकील नजर आता है, ना कोई काला कोट नजर आता है, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के हक में चाहे सिंध बार हो, केपी हो, बलोचिस्तान हो, हर बार जो है वो 26वीं तरमीम और अदलिया के साथ खड़ी नजर आती है। बड़ी अजीब ये खुशियां होती हैं जो सिर्फ चंद घंटे की मेहमान होती हैं, और उसके बाद वही फिर मारो, मार दो, गिरा दो, जला दो, ये इनकी सियासत होती है। तो चीफ जस्टिस ने तो इनको यही कहना था। वहां पे जहां पे खतूत लिखे गए, जो खतूत आर्मी चीफ को लिखे गए, उसका जवाब भी ये आया। भाई सबसे पहली बात है वो हम तो खोलेंगे नहीं। भाई क्यों नहीं खोलेंगे? क्या वो इमरान खान खत लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे। इनके पीछे कौन है, तहरीर किसकी है, ख्याल किसका है, एहसास किसका है, किसी को कुछ नहीं पता कि खान का ट्वीट कौन यूज कर रहा है, ट्विटर हैंडल, खान के नाम पे खत कौन लिख रहा है। भाई ये तो मामलात है इनके। तो ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद अब क्योंकि पंजाब और बाकी सूबों में मकबूलियत का जो डंडोरा पीटती थी तहरीक इंतशार, उससे तो ये नाकाम हो चुके हैं। अब हाँ केपी का आसरा था, भाई केपी में हमारी मकबूलियत है। उसका जनाजा इतनी धूम से निकला वहां पे जब ये सवाबी का जलसा किया, और उसके बाद जुनैद अकबर की मीडिया टॉक्स आपके सामने है। भाई वो लोगों को अभी तक डांट रहे हैं कि आप पुरानी फुटेजेस लगा के हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अपने सूबे में तमाम तर सरकारी वसाइल होने के बावजूद जो पार्टी एक जलसा कामयाब नहीं कर सकी, भाई वो किस चीज की खुशियां मना रही है, ये समझ से बाला तार है। आपने अपने इब्तिदाइये में शहबाज साहब का शेर के हवाले से कहा, देखें अदब के हवाले से और इस तरह की बातों के हवाले से खान साहब की उर्दू तो ये ठीक नहीं करवा सके आज तक। वो तो बरमला इजहार करते हैं, भाई मुझे उर्दू बोलनी नहीं आती, मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ अंदाज में जो तलफ़ुज़ है वो आज तक ठीक नहीं हुआ। तो ये हालात को देख के, लोगों को देख के उसके मुताबिक शेरों को ढाला जाता है। अब एक शेर है, मैं आपको मिसाल दे देता हूं।
पीर क्या सादे हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। अब सही लफ्ज जो है वो लड़के है, लेकिन इस्तेमाल लौंडे होता है हर जगह। तो ये कोई इतना ज्यादा कोई बात होती नहीं जिसको इशू बनाया जाए, ये नॉन इश्यूज हैं। हाँ, इशू पे बात करनी है तो आए, पंजाब में जलसा करने का शौक पूरा करें, लेकिन क्या आप अपने अवाम को उन मंसूबों के हवाले से बता सकेंगे जो पंजाब में है? नहीं बता सकेंगे। आपने एक सड़क का हवाला दिया, आदिल मुझे 10 सेकंड दे। आज एक सड़क के ऊपर से रंग उतरता है तो फिर वो झूठ बोला जाता है भाई 11 करोड़ का रंग। कोई खुदा का खौफ करो भाई, कौन से 11 करोड़ का रंग? पूरे मंसूबे पे 11 करोड़ की लागत अगर आई भी, इससे भी कम आई है, और पूरे साल की वारंटी है, तोड़ फोड़ से लेके रंग तक हर चीज कवर्ड है। लेकिन उन्होंने अवाम को झूठ बोल के लेकिन चले वो 11 रुपए लगे हो, टैक्स पेयर का पैसा था, पाकिस्तानी कौम का पैसा था, उसमें 11 रुपए लगे हो, तो वो भी गलत नहीं होना चाहिए था ना। चले अगर वहां पे लगाते 1 साल की वारंटी थी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। जवाब आदिल आपने सवाल लिया तो उसका जवाब मैं यही दे रहा हूं ना। भाई जिस कंपनी ने पैसे लिए हैं उसने 1 साल की वारंटी दी है, कौन से अवाम का टैक्स का पैसा लग रहा है उस पे? अगर वो जो पार्शल एक किस्म का रंग उतारा गया, मुख्तलिफ हिस्सों का उतरा, उसको दोबारा वो कर देंगे। तो इसमें कौन सी क्यामत आ गई? और क्यों झूठ बोल रहे हैं 11 करोड़ का? तो वही कंपनी तमाम तर जितना भी काम होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। यही तो हमारा उनसे मुआहदा है भाई। लेकिन ये 11 जितने भी पैसे लगे 11 दिन नहीं चला, जो आगे वो लगाएंगे पता नहीं वो कितना टाइम चलेगा, ये भी तो एक सवाल है। चले कामिल मुर्तज़ा साहब, आप सीनियर लॉयर भी हैं, कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। चीफ जस्टिस का सिस्टम में रहते हुए उनका इशारा था जुडिशल कमीशन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बायकॉट ना करती कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कुछ बेहतरी हो सकती थी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी विश पूरी कर सकती, जो भी था। तो क्या वाकई इतना था? मेजोरिटी तो नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वहाँ, तो कोई फ़ायदा मिल सकता था पीटीआई को वहाँ पर? बाइकाट जो है वो मसाइल का हल नहीं होता। एक तो पीटीआई के दोस्तों ने जब जुडिशल कमीशन में आ गए और उसमें कभी शिरकत करते हैं और कभी नहीं करते, तो उस मामले को दुरुस्त किया जाना चाहिए। आप शिरकत करके और अपनी इनपुट दीजिए, और अपनी इनपुट देने के बाद जो है फिर उसके बाद मामला छोड़ दीजिए। ये जो शिरकत न करना है ये फरार है और या दूसरे को रास्ता देना है, और ये नहीं होना चाहिए मेरी राय में। ये गलत तरीका है। या तो आप उस फोरम को छोड़ दीजिए, वरना फिर अगर आप फोरम पे रहते हैं तो अपनी इनपुट दीजिए, भले अपोज करिए, भले सपोर्ट करिए, रीजंस के साथ। ठीक है, मतलब हमने 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर भी देखा कि एक टाइम में पूरा हिस्सा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एंड टाइम पे उसका बायकआउट कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि रहना चाहिए, अपना इनपुट देनी चाहिए। उसके लिए बेहतर तरीका 26th अमेंडमेंट में भी ये बहुत अच्छा होता अगर इसको ये कर लेते कि वो बजाय इसको उस फोरम को छोड़ के चले जाते, उनको 26th अमेंडमेंट में जहाँ जहाँ पे भी एतराज़ था, हालांकि मैंने सारा एतराज़ उनका रिड्रेस किया हुआ, ये मैं जानता हूँ, वो भी जानते हैं, तो वो अगर फिर भी इसके बावजूद था, उनको इन राइटिंग देना चाहिए था, उसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज करनी चाहिए थी, उसके ऊपर डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए था। आज वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होता। आज कम से कम वो सारे कह सकते कि हाँ जी ये उसमें जो है ना, इसमें इन्होंने ये अपोज किया था और इसका ये जो है ना इन्होंने हल दिया था। किसी चीज़ को अपोज करना बड़ा आसान काम है, किसी चीज़ का हल देना वो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा कामिल साहब, आप सीनियर कानूनदान भी हैं, मतलब क्या चीफ जस्टिस को पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं से मुलाकात करनी चाहिए थी? वो पॉलिटिसाइज हो गया ना, जो एक प्रेस रिलीज आई और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पूरा मामला पॉलिटिसाइज हो गया। उनको ना वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी चाहिए थी और ना बाकी अपोजिशन के लोगों से मुलाकात करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस मोहतरम अपनी हैसियत को खामखा ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी दावत मिली है मुलाकात के लिए? बुलाया आपको भी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो गई, हुकूमत से हो गई? नहीं, ना हमें किसी ने दावत दी है और ना हम जाना चाहते हैं। हम इस बात को अपोज करते हैं। जब हमने वज़ीर आज़म से मुलाकात को अपोज किया, हमने अपोजिशन के साथ, जो अपोजिशन की एक पार्टी पीटीआई के साथ इस मामले को अपोज किया, तो हम खुद भी चाहते हैं कि हम ना मिलें। इस मामले में चीफ जस्टिस का ओहदा दूसरी तरह का होता है, उसका जो एहतराम है उसको बरकरार रहने दिया जाना चाहिए। ठीक है, अजहर साहब मुलाकात कर ली, शिकायतें उनके सामने रख ली, तो क्या लगता है कि कुछ फायदा मिलेगा भी सही इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? ये जो पेंट किया हुआ है ना, यानी उसी तरह जैसे मेकअप नहीं किया होता, टिकटॉक पे बैठ के मेकअप किया हो, को महंगे तरीन कपड़े पहने हो, बताया हो जूते बड़े ऐसे बनाए हुए हैं, हम वो माशरे का एक पेंट उतार रहे हैं यहाँ से। तो ये जो
हकीकत है और बड़ी कमाल की बात है। जो आदमी बाहर रहते हो यूके वगैरह में, वो आपको पता है कि वहाँ जो लेन बनाई जाती हैं वो सड़क के अंदर बिल्ड की जाती है, उसके ऊपर रंग इस तरह नहीं किए जाते। ये एक नॉर्मल सी रूटीन है। हम गलती हो जाती है, गलती को तस्लीम कर लेना बड़ापन है। यानी इस पेंट की जरूरत से वजह क्या है मैं बता रहा, तो इसकी तारीख ये है कि लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन चल रही है। उस्मान बुज़दार के दौर में अलहदा लेन बनी थी, वो लेन बाइक लेन तो ऑलरेडी बनी हुई थी, उसमें पेंट कराने का मकसद समझ से हैरान कुन बात यह है कि अगर आप वो वजह क्या है, जब शुरू में प्लानिंग की जाती है ये उस वक्त सोचा जाता है। चले छोड़ें, इसकी क्या बात कर रहे हैं, रिसेंट बता रहे तो आपको। मतलब आप ये कह रहे हैं जो वीएन था अलग से बाइकर लैंड बनाने का, ये उस्मान बुज़दार साहब का था और ये हाई कोर्ट का था। बेसिकली हाई कोर्ट में हम पब्लिक इंटरेस्ट में लेके जा रहे थे, उस्मान बुज़दार ने उस पर अमल दरामद किया। आप इसको छोड़े ना, आप देखें आप देखें ना, बाप का पैसा है ना, हॉर्स एंड कैटल शो में को 3 अरब रुपए की मैंने मांगा हिसाब किताब। मैं ये जो इन्होंने किया ना, ये वाला पेंट वाला मामला है, इसमें भी मेरी टीम जो है वो सारा जो करप्शन और इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हमने तो नैब में लिखा 3 अरब रुपया जो है तकरीबन उन्होंने हमारी इतराज के मुताबिक हॉर्स एंड कैटल शो में लगा दिया है। अब आए अगली बात की तरफ, कमरान मुर्जा साहब से। देखिए, बसद एहतराम मैं इख्तलाफ करता हूं कि 26वीं आईनी तरमीम ने इस आईने पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी हैं। क्यों हिस्सा लेते एक ऐसी तरमीम के अंदर कि जिसका मकसद था अदलिया में तकसीम करना, और वो बड़ा वाज़ेह आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट से क्यों लेकर गए, क्या ऐसा मसला था? सीनियरिटी आपने वो डिस्टर्ब की, फिर आपने हाई कोर्ट में पैकिंग की है। मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट तो है कोई नहीं। यानी मिसाल के तौर पर हमें कहा जाता है हम जाके बैठ के करें क्या, 13 वोट हैं, कमरान मुर्जा साहब जानते हैं, 13 वोट में से 9 वोट जो है वो हुकूमत वक्त के हैं। अभी आप देख लीजिएगा, अभी रिसेंट आपने देखा होगा कि 13 में से सिर्फ कितना हुआ, 9 वोट, यानी 7 वोट एक तरफ आए और हमने बाइकआउट किया तो दूसरी तरफ 4 वोट एक तरफ आए। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 वोट के करीब ऐसे हैं जो हुकूमत हमारी क्या हैसियत, चले वोट नहीं थे, मेजॉरिटी नहीं थी आप लोगों के पास, लेकिन चले अपनी बात वहां पे आप बाकायदा तौर पे रख सकते थे। मौका आपने गवा दिया, चीफ जस्टिस उसी की जानिब इंडिकेट कर रहे हैं। उसकी वजह मैं बताऊं, देखिए ना वजह ये नहीं है। वजह क्या बात करनी है हमने जाकर, कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग निकालते हैं आज तक बताते हैं ये मेरिट पे अपॉइंटमेंट की है, आज तक बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तीसरे नंबर पे जज को आपने क्यों चीफ जस्टिस बनाया, कोई रीजन दिए हैं? लाहौर हाई कोर्ट में आपने तीसरे नंबर के जज को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया, 2 को क्यों नहीं बनाया? कोई रीजन है यहां तक? भैया आपने कौन सी बात कर रहे हैं, वहां जाके आपकी राय है ही कुछ नहीं है। खुदारा जब यह आईन पाकिस्तान 26वीं यानी तरमीम करनी थी ना, आपने अदलिया से इख्तियारात छीन के हुकूमत वक्त, यानी इनको मुसीबत क्या थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में। आज आपको पड़ रहा है कौसर साहब, ये सुन ले, मामला पॉलिटिसाइज हो गया। एजेंडा था जुडिशियल रिफॉर्म्स, 10 निकाती जुडिशियल रिफॉर्म्स, एजेंडा ये था। अब बात सारी पॉलिटिक्स पे हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिकायतें की, उसी पे बात हो रही है, अदलिया पर भी अदम एतमाद कर दिया, और साथ साथ उन्होंने जनाब जो दीगर शिकायतें वो भी उनके सामने रखी। क्या कहते हैं कौसर साहब? सबसे पहले एक बात कर दूं आपकी जानिब आ रहे हैं सर साहब, एक कौसर साहब जी। कौसर साहब सबसे पहले आ जाए ना, ये जो पेंट के हवाले से बात हुई, पेंट को लेके तो इनका रंग पीला हुआ है ना, पता नहीं क्या हो गया यार। वो जो रोजाना सैकड़ों मोटरसाइकिल्स के एक्सीडेंट्स होते थे उस पर कोई तवज्जो नहीं है भाई। हम उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आदिल, आपको मैं ले जाता हूं जरा ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पे। जब शहबाज साहब का दौरे हुकूमत था, रात गए जब उन्होंने छापा मारा तो उस कंपनी को बैन कर दिया। से वो कंपनी जो ऑरेंज लाइन बना रही थी उसको बैन किया, और उसको किसने लेके BRT बनाई? वो थी तहरीक इंतशार। जिस कंपनी को पंजाब से बैन किया गया उसी ने जाके KP में BRT बनाई, और वहां से बसें भी अब नहीं मुड़ती। वहां पे वॉशरूम के अंदर नशेई लोग बैठे हैं, वहां पे बारिश का पानी जब खड़ा होता है तो निकलने का नाम नहीं लेता। तो भाई वो जो 11 साल की हुकूमत है उसको देख लें। ये जो पेंट है बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, यूके के अंदर रोड मटेरियल के साथ मिक्स होके वो लेन बनती है, जो कि यहाँ पे नहीं बनी गई। यहाँ पे एक नई चीज थी, अवाम को बताने के लिए, अवाम को उस तरफ लाने के लिए एक पेंट हुआ और 1 साल की वारंटी ली गई। अवाम का 1 टका नहीं लगेगा पूरा साल। जो टूट फूट होती है, जो वहां पे रंग उतरता है, वही कंपनी, और उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अब आ जाए हॉर्स एंड कैटल शो की तरफ। बिल्कुल इसी तरह झूठ बोला जाता है कौम के सामने जिस तरह 278 लाशों का था। बिल्कुल झूठ इनकी घुट्टी में है भाई। 3 अरब अगर आप आदिल, अब आप प्लीज ये प्रोग्राम कीजिएगा और पूछिएगा कि कौन सा 300 अरब कैटल शो पे लगे यार। इस कदर गलत बयानी होती है, इस कदर झूठ बोला जाता है। 3 अरब का, 300 अरब नहीं कहा गालबन, 3 अरब का, 3 अरब कह दें, आप 3 अरब साबित कराएं इनसे।
3 अरब अगर हॉर्स एंड कैटल शो पे पंजाब हुकूमत ने लगाया हुआ तो सबसे पहले ये कौसर काज़मी रिजाइन करके यहां से निकल के जाएगा। अगर ये साबित करें अपना झूठ, कभी नहीं कर सकेंगे। हमने ये कर दिया, अभी हम तहकीक करेंगे, लेकिन हमारी इत्तलात है कि 3 अरब लग गया। यार ये क्या आप कौम को सिखा रहे हैं? आप क्या कौम को बता रहे हैं? ये आपकी सच्चाई है, ये आपके हकायक है, ये आपकी वकालत है। यार क्यों ठीक है, 3 अरब एक बहुत बड़ी अमाउंट है आदिल। अगर आप अब आ जाए चले आपकी बात आ गई। कामरान साहब, ये इस पूरे मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑल्दो चार्जशीट रखी पूरी हुकूमत के हवाले से भी, चीफ जस्टिस के सामने, साथ में ये भी कहा कि अदालतों में भी मामला हमारे हवाले से ठीक नहीं हो रहे, और अगर मामला यूं ही चलते रहे, स्पेस ना मिली, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सिस्टम है इससे बाहर आकर स्ट्रगल करेगी और अपना मामला जो है एजिटेशन, एहतजाज, और ये उसी जानिब इशारा दे रहे हैं, अलायंस भी बनने जा रहा है। कामरान साहब, एक तो ये जो बातें रखने वाली नहीं थी, ये जो बातें बता रहे हैं जो चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी, ये रखने वाली नहीं थी। जब आप अपने मामलात जो है चीफ जस्टिस साहब के पास सामने इस तरह से रखते हैं तो गलत होता है। उन्होंने बुलवाया, दुरुस्त नहीं किया। आपने ये सारी बातें रखी, ये दुरुस्त नहीं किया। मेरा भाई ये फरमा रहा था कि जी लाहौर हाई कोर्ट में तीसरे नंबर का जो है ना वो जज ले आए थे, तो उस वक्त तक कोई 26 अमेंडमेंट आई थी जब तीसरे नंबर की जज आई थी। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इन्होंने इरशाद फरमाया, क्या इसमें से किसी चीज़ का ताल्लुक भी 26 अमेंडमेंट के साथ है? तो इस तरह से न करें। वकील को बात, जब वकील बात करता है तो उसको वकील को बात दलील के साथ और कानून के दायरे के उसी के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह से मतलब जो है ना ये उस वफद में शामिल होते जिसमें बाकी बैरिस्टर गौहर साहब थे, राजा अकरम साहब थे, हामिद खान साहब थे, तो फिर इनको जो है ना वो कम से कम मैं वो बातें याद दिलवा देता जो ये मौलाना के घर में बैठ के किया करते थे 26 अमेंडमेंट के बारे में। तो अब वो जो कुछ भी हुआ गलत हुआ होगा बकौल इनके, मगर उसका कोई हल बताएं ना कि क्या हल है। क्या किसी ने दिया? चलें फ़र्ज़ कर लें कि 26 अमेंडमेंट जो है ना सारी की सारी गलत थी, तो फिर उसका कोई हल जो है ना वो हल देने का तरीका क्या होता है? हल देने का तरीका तो ये होता है कि आप अपनी अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं। कोई एक अमेंडमेंट प्रपोज की थी सेनेट में, कोई एक अमेंडमेंट प्रपोज की थी कोई नेशनल असम्बली में, चले उसको भी उस दिन छोड़ दीजिए। गर्मा गर्मी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा था, 5 हफ्ते हमने इसको लंबा किया था मामले को, अच्छा उसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद आज तक कोई काउंटर प्रपोजल जो है इन राइटिंग का कि फ़लाँ जो है ना उसमें जो दफ़ा है 26 अमेंडमेंट ने फ़लाँ आर्टिकल को इस तरह से कर दिया, उसका नतीजा जो है ना ये गलत हो रहा है, तो उसको जो है ना उसको दुरुस्त करना चाहिए। क्या उससे जो 26 अमेंडमेंट के नतीजे में जितनी चीज़ें बनी, जितने अदारे बने, उसमें से कहीं पे जो है ना आपने उसका हिस्सा वसूल किया या नहीं किया? तो जब चीज़ें जब अपना हिस्सा वसूल करने की बारी होती है तो वो तो हिस्सा हम वसूल करते हैं। जब उसमें उसको बुरा कहने की बारी होती है तो बड़ा आसान है कि जी सारी इसने सारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इसने अदलिया में तकसीम कर दी। अपना याया साहब से पहले जो अदलिया थी उस ज़माने में कोई अदलिया में तकसीम नहीं थी। ये 100 दिन पहले चले जाइए और आप 2, 4, 5 साल तक मुसलसल जो है ना अदलिया पे नजर दौड़ाते जाइए। कोई 26 अमेंडमेंट तो वजूद में नहीं रखती थी। मतलब क्या अदलिया में डिवीजन मौजूद नहीं थी? क्या ऐसा हर रोज़ नहीं हुआ करता था जो वैसा जो आज हो रहा है? तो खुदा के वास्ते मतलब भले आपको तनकीद का हक है, भले आपको सारी बातें कहने का हक है, मगर वो बातें कहिए जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। आप ये बताइए इसमें ये गलत है, उसमें ये अमेंडमेंट पीटीआई ने मूव की थी, उसको जो है ना किसी मेजॉरिटी की उसके ऊपर जो है ना बिल्डोज कर दिया गया था। तो कहाँ थी अमेंडमेंट, कहाँ थी? ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि हिस्सा नहीं डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सिर्फ तनकीद ही की है। चले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जो अलायंस आज सिंध के दौरे पर है, मुलाकातें कर रहा है और पूरा एक लाहेमल बना रखा है उन्होंने, क्या हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है? एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज अपोजिशन पार्टीज सिंध के दौरे पर हैं, वहाँ पे मेल मुलाकातें जारी हैं, ग्रैंड अलायंस बनाने की बातें हो रही हैं। इस पर हम देख रहे हैं कि जो अलायंस बनता नज़र आ रहा है वो लार्जर उसकी पिक्चर है, वो बहुत से मामला जो हल तलब है उस पर बात करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे मामले में T20 खेलना चाहती है, उसके बानी PTI की रिहाई, जो दीगर कारकुनान की रिहाई, वो रिलीफ चाहती है। लेकिन
जो अलायंस है बाज़ाहिर ये लग रहा है कि वो एक टेस्ट मैच फॉर्मेट पे बनता नजर आ रहा है। अजहर साहब, आप लोग को बड़ी जल्दी है, एहतजाज करते रहे हैं, एक मोमेंटम बना रखा है, लेकिन जो अलायंस है वो लग रहा है कि वो टेस्ट मैच खेलने के मूड में है। टाइम टेक करेगा, मुबाहिसे होंगे, मेल मुलाकातें होंगी, उसके बाद आगे चलकर कोई मामला होगा। एक बात मैं आपके सामने वैसे ही रख दूं कि 26वीं आईनी तरमीम, आप मानते ही नहीं इसको। तरमीम किस बात की इसके अंदर कि हम फलां अमेंडमेंट क्यों अमेंडमेंट करें, क्यों इस आईने पाकिस्तान 1973 को छेड़ें? ये बिल्कुल मुकम्मल है। अल जिहाद इतना केस लॉ डेवलप होकर यहां तक आया, जब सीनियरिटी का प्रिंसिपल आया, कोई जरूरत नहीं थी। एक इतनी खतरनाक तरमीम जिसकी तो बात ही नहीं करते आप, कि आपने इलेक्शन कमीशन को जो कि नवाजा था, उस इलेक्शन कमीशन ने तबाही और बर्बादी में आपने ताक़यामत छोड़ दी है। आप लोग चीफ जस्टिस से मिलने गए, 25 जनवरी से 7 रुकनी डेलीगेशन जो सीनियर वकला पे मुश्तमिल था, वो चीफ जस्टिस से जाकर मिला, उन्हीं चीफ जस्टिस से मिला जो उन्हीं 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में उस ऑफिस में मौजूद है। देखिए, उसकी मैं वजह बता दूं आपको। अब देखें ना, आप सिस्टम में रहने की बात यही तो बता रहे हैं ना हम आपको, कि हम 26वीं आईनी हमें बुलाया गया, और असूली तौर पर वज़ीर आज़म से नहीं मिलना चाहिए था, IMF के वफ्द को नहीं मिलना चाहिए था। मौजूदा हुकूमत ये सारा कुछ कर रही है, जो कि आदत वो जनाब काजी फायज ईसा साहब, जो इस मुल्क की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार है, कब्रें खोदने के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ निज़ाम, यानी जो इलेक्शन में रिगिंग हुई, सिंबल ले लिया गया, ज्यादतियां हुई, इलेक्शन 93 दिन के अंदर नहीं करवाए, कोई कंटेम्प्ट नहीं हुआ, जो कुछ है ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। ये वही काइज फाजीज है, और उसी के तसलसल को रोकने के वाले से हमने तो बुलाया गया, हमने बता दिया, हमने चेहरा दिखा दिया है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है आपके सामने होता रहा है, आ जाए बता दें। क्या हर पूरी कौम को नहीं पता? जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने है ना। चलिए अलायंस में भी जरा बता दें, अलायंस तो बड़ा स्लो एंड स्टडी चलने के मूड में है। आप बड़ा अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फौरी अपने मुतालबात का हल चाहती है। मैं एक बात, अच्छा एक मैं छोटी सी बात और बता दूं आपके सामने। जहां तक हॉर्स एंड कैटल शो के हवाले से डाटा है, डिटेल इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, बाकायदा लिखा गया है, गवर्नर को लिखा है, वज़ीर आज़म को लिखा है, डाटा देने से इनकारी है, बाकायदा नैब भिजवा दिया है, एक को भिजवा दिया है, यानी उसमें कोई नहीं। और दूसरा, जहाँ तक ऑरेंज ट्रेन की बातें हो रही हैं, ऑरेंज ट्रेन 350 अरब का प्रोजेक्ट था, कोई टेंडर नहीं हुआ। मैंने तो सारा केस देखा, मुझे तो पता है ना सारा, कोई टेंडर नहीं हुआ, जिस तरह दे दिया गया। और हम क्या कहते थे उस वक्त? हम कहते थे जनाब इसकी ट्रेन बसें चला लें, नहीं तो ट्राम चला लें, मैनचेस्टर में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं। चले अलायंस में आ जाए, क्योंकि ये जब हुकूमत में होता है तो डाटा कोई भी नहीं देता। आपकी भी हुकूमती तोशाखाना का डाटा उस टाइम लोग मांगते रहे, नहीं मिला उनको, उनको जाना पड़ा। चलिए अलायंस पे आए ना जरा, अलायंस पे आए। अलायंस तरफ भी मैं भी बैठा हूं। अच्छा, आप मुझे टाइम बड़ा कम दे रहे हैं भाई। अच्छा, मैं जरा एक बात आपके सामने रख दूं। देखिए, ये डाटा सारा जो कि मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में केसेस की है, आटा, गंदम, चीनी, ये सारा डाटा दिया गया। अब आए अलायंस की तरफ। अलायंस भी सिस्टम में रहने के लिए कोशिश है। हमने इनको अपना जुडिशल कमीशन बनाने का कहा, देख लिया, इनके पास था ही कुछ नहीं, बेचारा मुलाजिम या अर्दली क्या कर सकता है। अब अलायंस भी हम सियासी जमातों के साथ चल के ले ही आ रहे हैं। आए बताएं, इलेक्शन करवाने के हवाले से एक एक चीज हमने एजेंडा सारा रखा। ठीक है, मतलब अलायंस सिस्टम में रहने की कोशिश है, सिस्टम में पाकिस्तान तहरीक साहब आप कह रहे हैं मतलब रहना चाह रही है, यहाँ रह के अपनी स्ट्रगल करना चाह रही है। कौसर साहब, मौलाना ऑफेंड है कि वो अलायंस की जानिब बढ़ रहे हैं, कुछ लोग खाइफ हैं उनसे, वो कहते हैं क्यों खाइफ है हुकूमत? ये बता दें, अगर मौलाना मिल जाते हैं अलायंस के साथ तो हुकूमत क्यों खाइफ है इस बात से? आदिल, सबसे पहले आपने सुन लिया 3 अरब वाला मामला कि भाई हमारे पास डाटा नहीं है। अगर आपके पास डाटा नहीं है, आपके पास तफसीलात नहीं है, आपके पास कहानी नहीं है, तो ये 3 अरब का इल्जाम आपने कैसे लगा दिया नेशनल टीवी पे एक प्राइम टाइम के दौरान बैठ के? सबसे पहले ऐसी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए जिनकी आपके पास मालूमात नहीं है। अगर आपके पास मालूमात हैं तो आप उनको कोर्ट में लेके जाएं और इस बारे में आवाम को बताएं और फिर तनकीद करें। बगैर किसी मालूमात के इल्जाम लगा के उसके बाद कहना कि हम डाटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो वो झूठ है जो बोला जाता है। तो मुल्क की तबाही का जिम्मेदार कौन है? मैं बताता हूँ, काजी फाइज। मतलब ये है कि अजहर साहब पे पीका लग जाएगा, आप ये कह रहे हैं? पीका लग जाएगा अजहर साहब पे? मैंने एक लफ्ज भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ आदिल, यही तो मैं कह रहा हूँ, जितने मर्जी है कह के मारने, हमें कौम को बताना होता है। अब कौम इन्फॉर्मेशन मेरे पास डाटा मौजूद है, मेरे पास, मैं नेशनल टीवी पे कह रहा हूं, मेरे पास डाटा मौजूद है। चलें छोड़े इस बात को, अब ऑफिशियल डाटा लेना है। कित्थों ले के आए हो डाटा? जिथों भी ले आए हैं, जिथों भी ले आए हैं, ब्यूरोक्रेसी बैठी है जी, जेड़ी मुल्क ना प्यार कर दिया। किसी किराने की दुकान तो चुक ले, जेड़ा मुल्क ना प्यार कर दिया, ब्यूरोक्रेसी चाहे जो लोग बैठे हुए ने,
ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਦੇ ਨੇ ਆकर ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਨਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ दे देगा तेरे रद्द होएगा गल हो गई और यार अपनी बारी से बोल रही चले चले बारी मुकम्मल अलायंस पे आ जाए कौसर साहब अलायंस पे आ जाए इस्तीफा देने की तैयारी करो 3 अरब रुपए आ जाना है इस्तीफा लैंड ਉਹ ਵੀ 3 अरब रुपए आ जाए ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ इलेक्शन चैनल पे क्या नहीं है कौसर साहब अलायंस पे आ जाए अलायंस का जवाब दे दे मौलाना कह रहे हैं खाइफ है कुछ लोग कि अलायंस में शामिल होने जा रहे हैं वो झूठा टर करके अब ये मेरी बारी में बीच में फिर टर शुरू कर देते हैं इनको अभी इस्तीफा देना है तुमने अजहर साहब बात मुकम्मल करने दो उन्हें जी आदिल मैं कहूं कि ये वो किसी ने शेर कहा था ना लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए वो यही मामला थे वो ऐसे ही वकीलों के बारे में कहा था कि जो हर बार जाके झूठ बोलते हैं और अपनी झूठी देखिए बड़ा काबिल एहतराम शोबा है ये आपके भी बहुत से लोग इसे जो मुंसलिक है कानून के बारे में कहा गया था ये जो आपके साथ वजीर हैं जितने कानून कर रहे हैं उनके बारे में था तस्लीम कर लें इस बात की वो पता चल जाएगा आप चले कामरान साहब की चल लेते हैं कामरान साहब चले रुकिएगा जी कामरान साहब को कामरान साहब JUIFA जो डेलीगेशन सेट में मौजूद है JUIFA उसमें शामिल नहीं है अभी तक मतलब अभी तक आप लोग ऑन बोर्ड नहीं हुए ग्रैंड अलायंस में कामरान साहब बसंदे एहतराम ये एक बहुत अजीम शायर का शेर है पहली बात तो ये है कि गैर मुनासिब बात कर रहे हैं किसी पेशे के हवाले से बिल्कुल और जिनका भी शेर ये दोहरा रहे हैं ये गैर मुनासिब बात है किसी कोई पेशा अच्छा भी होता है उसको अगर उसको अच्छे लोग वो कर रहे हैं तो बुरा भी होता है कि अगर उसको बुरे लोग वो कर रहे हैं तो ये पेशा जो है वो अच्छे लोग नहीं होते सर क्या हो गया हाँ तो न करें ना फिर आपने तो ऐसे एक जनरल स्टेटमेंट दे दी ना उसका भी एहतराम बरकरार रहना चाहिए उसका भी अजहर से मैं 100 दफा उसके ऊपर मेरा एतराज होता है मगर एहतराम बरकरार रहना चाहिए बिल्कुल ये बुरी बात है नहीं और पूछिए सवाल पूछिए कौसर भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ एक मिनट कामरान साहब को पॉइंट ले ले फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ जी कामरान साहब अलायंस में ऐसा है कि अलायंस में हमारी PTI के साथ असद कैसर साहब के साथ बातचीत चल रही है वो हैं उस सब कमेटी के मेंबर इस तरफ से मैं हूँ हमारी बातचीत चल रही है जब अगर बातचीत जो है ना मैच्योर हो गई पॉजिटिवली मैच्योर हुई तो देन जो है ना वो उसमें अलायंस का कोई हिस्सा बना जा सकता है अदरवाइज नहीं तो अभी तक हम उस अलायंस का हिस्सा नहीं है ठीक है आगे चलकर बन सकते हैं हो सकते हैं हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते दोनों बातें हैं हमारे पास सारे ऑप्शन ओपन हैं सारे ऑप्शन ऊपर हैं तो अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या JUIFA को अभी तक क्योंकि खासी मुलाकातें हो गई हैं खाने शाने खाते रहे एक साथ लेकिन अभी तक ऑन बोर्ड नहीं आए कन्वे कर दी हूँ हाँ नहीं कन्वे कर दिए हुए हैं खाने हमने खाए हैं तलखियाँ ख़त्म हो गई है वर्किंग रिलेशनशिप में हम हैं उनके साथ वो हमारी तरफ आते हैं हम उनकी तरफ जाते हैं बिल्कुल अच्छे तल्लुकात जो है वो दुरुस्त हो गए हैं मगर इसके बावजूद जो है ना जब तक मामला जो है वो ठीक ना हो जाए आगे चलने के लिए ग्राउंड ना बन जाए उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता ये अगर 2 कदम के बाद साथ छोड़ना हो तो फिर ये तो बड़ा आसान सा किस्सा हो जाता है ना तो हम अगर चलेंगे तो साथ चलेंगे अगर नहीं चलेंगे तो फिर नहीं चलेंगे तो इसलिए पहले अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी जो रिज़ॉल्व होने चाहिए हम हमारे कोई मामलात हैं वो भी एड्रेस होने चाहिए ये सारा इशू है जवाब उस तरफ से आना अभी तक नहीं आया ठीक है मतलब जो लार्जर एजेंडा जो अभी तक सामने आया है उस पर JUI मुत्तफिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह एक मैंने शुरू में कहा T20 खेलना चाहती है कि अपना फॉर इंस्टेंट रिलीफ के चक्कर में है उस पर आप लोग ऑन बोर्ड नहीं हो रहे ये तहफ़्फ़ुज़ात है आप लोगों को तो हम उस वक्त जो है ना 7 कदम से कदम मिला के चल पाएंगे जब तक हमारे मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे उससे पहले जो है ना वो चलना और फिर 2 कदम के बाद हट जाना ये फिर मुनासिब नहीं होगा बात तो उधर से क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद फिर आगे बात जो है वो पब्लिक के सामने भी रखेंगे मीडिया के सामने कौसर का इसमें आप जरा अलायंस पे जरा कुछ कहना चाहते हैं मुझे शो रैप अप करना है मुझे प्लीज जल्दी से आदिल इशू ये है अलायंस तो तब होना कि इनका अंदर अपना इत्तेहाद तो पहले हो जाए ना जो अलायंस के लिए मरे जा रहे हैं ना सबसे पहले तो आपस में तोड़ फोड़ है अब तो बिल्कुल खुल के जो चीज पहले पसे पर्दा थी पसे दीवार थी वो अब सामने आ चुकी है इनके अंदर इस कदर इख्तलाफात हैं कि एक तहरीक इंसाफ के अंदर कई ग्रुप्स बन चुके हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा तमाम जमहूरी पार्टियों को पता है कि इनका तहरीक जो तर्ज सियासत है वो टोटली इंतशार पे मबनी होता है तो मेरे ख्याल में कोई मुअज़्ज़ब जमहूरी जमात इनके साथ बैठने के लिए कभी तैयार हो नहीं सकती ये जितनी मर्जी ये कोशिश कर लें अगर खतूत का जवाब मिल जाता पुरतशद्दुद एहतजाज कामयाब हो जाते वो असली लाशें इनको मिल जाती तो सूरत
चाल डिफरेंट होती। ऐसे मामलात के अंदर कोई इनके साथ नहीं बैठेगा, इसकी कोई परेशानी नहीं है हुकूमत। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन अभी कदम बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। कल पाक भारत टाकरा होने जा रहा है, बड़ा मैच है चैंपियन ट्रॉफी का, उस पर बात करेंगे। उससे पहले ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो अब क्रिकेट पर बात कर लेते हैं। कल चैंपियन ट्रॉफी का सबसे हाई वोल्टेज मैच पाकिस्तान और इंडिया के माबैन दुबई में खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें वहाँ मौजूद है, तैयारियां भी की हैं। पाकिस्तान टीम डिफेंडिंग चैंपियन भी है, इसके साथ साथ मेज़बान भी है, तो इस पर पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा परफॉर्म करना है। टीम पर प्रेशर भी खासा है, इस पर बात कर लेते हैं। यासिर हमीद साहब, साबिक प्लेयर, हमारे साथ मुझे यासिर ज्वाइन करने के लिए कल का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए टीम का? हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं है अभी। मामूल हक है, वो रिप्लेस करेंगे डेफिनेटली फखर जमान को, बाकी वही टीम होगी मोर और लेस। आई थिंक वही टीम होगी जो लास्ट मैच में। मतलब साइम अयूब और फखर जमान की कमी कल महसूस होगी मैच में? बिल्कुल डेफिनेटली। जो हमारे पास जो वो पावर हिटिंग का जो एक ऑप्शन था जो हमने यूज करना था, मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान जो है वो कन्वेंशनल क्रिकेट पे आएगी, जो हम 90s में क्रिकेट खेलते थे यार। शुरू में आप विकेट हाथ में रखो और उसके बाद जो आखिर में चार्ज करना, तो मेरे ख्याल से उस किस्म का ही कोई स्ट्रेटेजी नजर आएगी जो हमने बांग्लादेश इंडिया का मैच देखा है। 270 280 वैसा पिच हो तो 278 280 जो है दैट वुड बी इनफ। अच्छा, 270 से 80 स्कोर इनफ होगा इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, जो भी टीम पहले खेलती है उसके लिए? एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए प्रेशर गेम है, इसमें चेस करना इतना आसान नहीं होगा। नो डाउट ऑड्स आर अगेंस्ट पाकिस्तान। इस वक्त फेवर में नहीं है पाकिस्तान की कोई भी चीज। इस वक्त हमारे प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है, हमारे रिसोर्सेज पूरे नहीं है, बट स्टिल आई मस्ट से कि पाकिस्तान इंडिया टीम गेम एनीबॉडीज गेम। यू नो, जब पहला बॉल गिरता है उसके बाद जो है वो प्रेशर क्रिएट होते हैं, उसके बाद जो है इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस आती है और कौन सी टीम डोमिनेट करती है वो ऑन अ डे पता लगेगा। तो आई थिंक टुमारो गेम नो डाउट डॉट्स आर अगेंस्ट पाकिस्तान, बट स्टिल इट्स पाकिस्तान इंडिया गेम, एनीबॉडीज गेम। अच्छा, अब प्रेशर जो है वो खासा है। पाकिस्तान अपना पहला मैच हार गया न्यूजीलैंड से, लेकिन इंडिया ने जो है मैच जीता है वहीं दुबई में। तो इंडिया के लिए चीज़ें कितनी आसान होगी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए? पाकिस्तान के तो आपने बताया, उनके लिए कितना आसान हो गया, कितना मुश्किल होगा? देखिए इंडिया इज जस्ट लाइक प्लेइंग एट हिज होम, यू नो, क्योंकि उनके सारे मैचेस उधर हैं। उनको वहां पे अब जो जितने मैचेस खेलते रहेंगे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। तो आई थिंक इंडिया के लिए तो बहुत ही आसान है ये टूर्नामेंट, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट जो होते हैं वो इसलिए थोड़े से यू नो चैलेंजिंग होते हैं कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट कंडीशंस में जाके खेलते हो, डिफरेंट लोकेशंस पे जाके खेलते हो। लेकिन इंडिया के लिए तो सारा कुछ यू नो सारा कुछ आसान है। तो आई मीन उनको इतनी मुश्किल नहीं होगी। हाँ, उधर जाके जो टीमें खेलेंगी वन ऑफ मैच, उनको जरूर मुश्किल होगी। टीम और डिफरेंट ग्राउंड्स में खेला पाकिस्तान में, इंडिया अपने सारे मैच दुबई में खेलेगी। चले ये बता दें कि पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग पे अपना तमाम जो दारोमदार उसी पे है। इंडिया के पास स्पिन बॉलिंग खासी अच्छी है, और स्पिन के खिलाफ हम कितना अच्छा परफॉर्म कर लेंगे वहाँ पे? बैटिंग वाली कितना उसके खिलाफ अच्छा खेलेगी? देखिए टेक्निकली अगर बात करो तो इस वक्त इंडिया की टीम में कोई इतना लूप होल नजर नहीं आता, कोई वीक लिंक नजर नहीं आता। लेकिन एक जगह है जहाँ से पाकिस्तान को अटैक कर सकता है, वो ये कि हम नया बॉल स्पॉट ऑन करें। स्पॉट ऑन मींस के बिल्कुल राइट एरियाज में हम उनको पिच करें, और वहां से हम कोशिश करें कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल या के राहुल, विराट कोहली वहां से कोई गलती करे। ठीक है, ये आपने उनके प्लेयर्स का बता दिया, लेकिन कोहली है, इधर से बाबर आजम है, दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं। कल उन दोनों पे कितना प्रेशर होगा अपनी टीम के लिए परफॉर्म करने के लिए? देखिए मेरे ख्याल से अगर विराट की आप बात करें तो विराट ने एवरी नाउ एंड देन ओवर द इयर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट फिनिश किए मैचेस, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो या कोई भी इवेंट हो, आईसीसी के मेगा इवेंट्स हो। लेकिन बाबर के पास भी एक एज है कि बाबर और रिजवान ने जो 152 फॉर नो लॉस जो T20 का मैच जीते थे, तो बाबर को वो अपनी इनिंग्स याद करनी चाहिए। यही क्राउड था, इसी के सामने उन्होंने पहले भी किया है। तो आई थिंक अपने आप को बैक करना चाहिए, अपने आप को उठाना चाहिए, अपनी पॉजिटिव्स को सोचना चाहिए। बड़ा मैच है, प्रेशर लेस जाए, जिस टीम पे कम प्रेशर होगा वही टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। दिस इज द गेम ऑफ नर्व्स एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज्यादा यू नो इन्वॉल्व होता है, हाई बॉल इन्वॉल्व होता है, बट
इस दफा सारे ऑड्स जो है वो इंडिया के फेवर में है, नो डाउट। हर कोई ये कह रहा है कि इंडिया की टीम अच्छी है, बट स्टिल आई विल से यार टिल द बॉल पिच फर्स्ट बॉल इट इज अ 50-50 गेम। नहीं, पाकिस्तान हमेशा सरप्राइज ही देता है और वैसे डिफेंडिंग चैंपियन भी 2017 में भी हमने इंडिया को कह लें कि मैच में नॉकआउट कर दिया था, पाकिस्तान ने मैच जीता था, लेकिन फखर नहीं है 114 स्कोर उन्होंने स्कोर किए थे। तो अब देखते हैं कि जो मौजूदा प्लेयर है वो किस तरह से परफॉर्म करे। अच्छा, ग्राउंड की जो कंडीशंस हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीत जाता है, जो भी टीम टॉस जीतती है, क्या उसको करना चाहिए? बॉल फर्स्ट करना चाहिए कि बैट करना चाहिए? देखिए, अगर आप इंडिया और बांग्लादेश का मैच देखें तो बांग्लादेश के 35 for 5 हो गए थे पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा डैमेज कंट्रोल से रिकवरी बहुत अच्छी की। इस तरह का सिचुएशन हो सकती है कोई पहले बैटिंग करे, बट मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ी लूज शॉट्स खेली थी। टारगेट चेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। हमने देखा जिस तरह के शुभमन गिल ने 100 किया था इंडिया के बांग्लादेश के अगेंस्ट, ऐसा कोई एक 100 चाहिए। शीट एंकर जिसे कहते हैं ना, रोल, वो कौन प्ले करेगा वहां पे तो है। यहाँ पे हमारे भी काफी सारे शीट एंकर्स हैं, तो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस टुमारो। चलिए, आखिर में ये बता दें, पाकिस्तानी बॉलर्स कौन कौन के बैट्समैन हैं जो इंडिया के, जिनको शुरू में पकड़ ले तो पाकिस्तान के मैच जीतना आसान हो जाएगा? देखिए, इंडिया के जो है रोहित शर्मा है, वो आपको पता है कि वो अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं, ट्राई टू रिलीज द प्रेशर जो है वो ऑपोजिशन पे डालते हैं, वो अपनी नेचुरल गेम के लिए। उनका विकेट अगर आता है तो फिर उसके बाद विराट कोहली है और के राहुल है, शुभमन गिल है, ये सारे इनकी बैटिंग जो है बड़ी जबरदस्त और बड़े टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है सारे। तो हमारे बॉलर्स को स्पॉट ऑन बॉलिंग करनी पड़ेगी। प्रेशर गेम में अगर लाइन लेंथ स्पॉट ऑन डिलीवरीज हो तो उसमें बैट्समैन की गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान के पास साइम अयूब नहीं है, फखर नहीं है, पाकिस्तान डेफिनेटली पाकिस्तानी बैटिंग लाइन उनको मिस करेगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह भी नहीं है। बॉलिंग भी इंडिया की बॉलिंग के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। हाँ, लेकिन नहीं, उनकी बॉलिंग में भी हमने देखा राना एक बड़ा अच्छा बॉल किया उसने, फिर शामी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। जाहिर बात है बुमराह का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडियन टीम पे, उनकी बदौलत बहुत ज्यादा जो है इंडिया ने बदौलत हासिल की है, बट दिस कुड बी अ वीक लिंक फॉर इंडिया एज वेल, क्योंकि अगर हो सकता है हमारे बैट्समैन अगर अच्छी बैटिंग करें और उनको उनके बॉलर्स को अगर आड़े हाथों ले लिया तो फिर शायद इंडिया की टीम बुमराह को जरूर मिस करे। यासिर भाई, आपकी बातों से लग रहा है कि परफॉर्मेंस ग्राउंड से ज्यादा बैट और बॉल से ज्यादा प्रेशर मैनेज करना होगा, कल के प्रेशर खासा होगा। चले, ये बताएं प्रेडिक्शन, क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि कल कौन सी टीम जीतेगी मैच? देखिए, मैं ऑनेस्ट प्रेडिक्शन तो यही है 60-40 इंडिया। तो लेट्स सी, वो जो 40 का मार्जिन मैं पाकिस्तान को दे रहा हूँ। आज मैंने वैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लैंड को 60 दिया था, ऑस्ट्रेलिया को 40 दिया था, ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया, तो इसलिए मैं पाकिस्तान को ठीक है। मतलब आपकी बात से लग रहा है कि आप इंडिया को फेवर दे रहे हैं कल के मैच के लिए, कि इंडिया फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान टीम सरप्राइज देती रही है। हमने देखा 2017 में भी फाइनल मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को सरप्राइज दिया था। पाकिस्तान जो है डिफेंडिंग चैंपियन भी है। होपफुली कल पाकिस्तान टीम प्ले करेगी। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।